morning, students. Today we are going to discuss about third year subject Prasuti Tantra and Zero, first chapter Garbha Vignan. I am sharing my screen with you. गर्भ विज्ञान गर्भ की परिभाषा अभी शुक्र शोणित जीव संयोग हेतु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञाम भवति। आचार्य चरक ने शुक्र शोणित और जीव इनका संयोग गर्भाशय में होने के बाद में गर्भ की निर्मिति होती है ऐसा कहा है। और आचार्य सुश्रुत ने शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम गर्भ इति उच्यते। आचार्य सुश्रुत ने इसमें आत्मा प्रकृति और विकार इनका भी संयोग होने के बाद गर्भ निर्माण होता है ऐसा कहा है। अभी गर्भ संभव सामग्री में ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात् गर्भास्यात् विधि पूर्वकः ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजानाम सामुग्र्यात् अंकुरो यथा। इसमें चार गर्भ निर्माण होने के लिए चार इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। उसमें ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु से यहाँ पे ऋतुकाल ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ऋतुकाल कौन सा मान सकते हैं हम लोग, जब रजोदर्शन के बाद 5वें दिन से ओव्यूलेशन तक का जो काल होता है वो ऋतुकाल ऐसा कहते हैं। वही काल में गर्भधारणा होती है। यहाँ पे क्षेत्र बोले तो गर्भाशय ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अंबु यानी आहार रस, जो गर्भिणी जो आहार रस सेवन करती है उससे ही गर्भ का पोषण होता है, इसके लिए अंबु यानी आहार रस ऐसा लेना चाहिए। बीज, यहाँ पे बीज बोले तो शुद्ध शुक्र और शुद्ध अर्थ ऐसा अर्थ लेना चाहिए। इन चारों के ऊपर गर्भ की उत्पत्ति निर्भर है। गर्भ का पांच भौतिकत्व, ये पूरी सृष्टि पांच भौतिक है ऐसा आचार्यों ने कहा है। पर गर्भ में कौन कौन से भाव कौन से महाभूत से बने हैं ये देखने के लिए गर्भ का पांच भौतिकत्व देखना जरूरी है। आकाशीय भाव में शब्द, श्रोत्र, लाघव, सूक्ष्मता और विवेक, ये भाव आकाशीय महाभूत से गर्भ में आते हैं। हमें पता ही है, पदार्थ विज्ञान में हम लोगों ने देखा है कि आकाश का जो है वो शब्द है और आकाश का जो इंद्रिय है वो श्रोत्र है। तो शब्द और श्रोत्र, आकाश के जो गुण है वो लघुता, सूक्ष्मता और विवेक, ये सब आकाश महाभूत से गर्भ में आते हैं। अभी वायवीय भाव, इसमें स्पर्शनेन्द्रिय यानी त्वचा, रुक्षता, प्रेरण धातु विहन, प्रेरण और धातु विहन ये वायु के कर्म है, हम लोगों ने देखा ही है। और शरीर चेष्टा, ये पूरे भाव सब वायवीय महाभूत से गर्भ में उत्पन्न होते हैं। अग्निय भाव में रूप, दर्शनेन्द्रिय जिसको नेत्र कहते हैं, प्रकाश, पक्ति और औष्ण्य, ये भाव सब आग्नेय महाभूत से गर्भ में उत्पन्न होते हैं। जलीय में रसनेन्द्रिय, मार्दवता, स्नेह और क्लेद, ये भाव जलीय महाभूत से आते हैं। और पार्थिव भाव यानी गंध, घ्राण, गौरव, स्थैर्य और मूर्ति, ये भाव पार्थिव है। अभी इनके कर्म जो बताए हैं, तो वायु विभजती, वायु से गर्भ में जो सेल्स होते हैं उसका विभाजन होता है। तेज पचती, तेज से उनका पचन होता है। आपा क्लेदयंती, आप से क्लेद मिलता है उनको। और पृथ्वी सहती, पृथ्वी से उनकी सहनन होता है। आकाशम विवर्धयति, आकाश से उनकी वर्धता होती है। गर्भ में ये पंच महाभूत ये काम करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ही है, आपका जो कर्म है क्लेदयंती, वो गर्भ के बाजू में जो गर्भोदक रहता है वो उसके हिसाब से आपा क्लेदयंती ऐसा बोला गया है। विभाजन यानी जो माइटोसिस मेयोसिस प्रोसेस है उसको विभाजन, वायु से विभाजन होता है ऐसा बोला गया है। सहनन यानी जो गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि रहती है उसके हिसाब से पृथ्वी के द्वारा सहनन होता है ऐसा कहा है। ये सब पूरा याद ही रखना पड़ेगा। वायु का विभाजन कर्म है और आकाश का विवर्धयति कर्म है।
यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तेज का तो कॉमन, पचती तेज, तेज पचती, ये तो कॉमन है। ये सिर्फ वायु का और आकाश का कंफ्यूज हो सकता है। अभी गर्भलिंग निश्चिति, रक्तेन अधिकं कन्या अधिकेन पुत्रं शुक्रम, तत्र शुक्रबाहुल्यात् पुमान् आर्तबाहुल्यात् स्त्री सामान्यात् उभयो नपुंसकम्। रक्त अगर रज अधिक है तो कन्या कन्या प्राप्त होती है, अगर शुक्र अधिक है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और अगर दोनों से समान भाग में है तो गर्भ नपुंसक होता है। ये तो ये तो हमने देखा है। अभी आचार्यों द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर चांद्रमसी नाड़ी पे शुक्र का पतन हुआ तो स्त्री गर्भ होता है, और गौरी नाड़ी पे पतन हुआ तो पुत्र प्राप्त होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, अगर चांद्रमासी है तो स्त्री और गौरी है तो पुत्र प्राप्ति। अभी पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से दिन में संभोग करना चाहिए, ये भी आचार्यों ने स्पेसिफिकली बताया है। तो अष्टम, दशम और द्वादश ये दिन में संभोग है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और स्त्री के लिए पंचम, सप्त और नव दिन संभोग करना चाहिए, इसमें स्त्री गर्भ की उत्पत्ति होती है। और एकादश और त्रयोदशी ये निषिद्ध मानी गई है, क्योंकि वो अगर एकादश और त्रयोदश में अगर संभोग हो जाए तो नपुंसक गर्भ उत्पन्न होता है। अभी गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, जैसे जैसे बढ़ता है उसके कौन से अवयव कौन से मास में उत्पन्न होते हैं, ऐसा आचार्यों ने स्पेसिफिक बताया है। तो अभी हम लोग प्रथम मास देखेंगे। प्रथमे मासी कलनम जायते, गर्भ धारणा होने के बाद 10 दिन में गर्भ को बुदबुद जैसा स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे कलल ऐसा कहते हैं। और 15 दिन के बाद में वो उसका आकार बढ़ के उस एक मांस का गोला तैयार होता है। अभी द्वितीय मास में कफ, पित्त और वात का संयोग होके गर्भ को घनत्व प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे भी अगर यहाँ से ही गर्भलिंग निश्चित होती है तो गर्भ अगर पिंडाकार है तो पुत्र होता है, पेशी का आकार का है तो स्त्री, और अर्बुद के आकार का है तो नपुंसक गर्भ की प्राप्ति होती है। अभी तृतीय मास देखेंगे। तृतीय हस्तपाद शिरसाम पंचपिंडका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागाच सूक्ष्मो भवति। आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में यह सब वर्णन किया है। अभी तीसरे मास में हस्तपाद और शिर इनकी उत्पत्ति इनको पंचपिंड का बोला है। ये पंचपिंड का मिलके गर्भ तैयार होता है ऐसा कहा है। अभी हम आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हस्तपाद शिरसाम पंचपिंड का कौन से मास में है, तो तृतीय मास में। अभी जो ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तृतीय मास से। तृतीय मास में सब इंद्रिय और अंग प्रत्यंग को सूक्ष्म स्वरूप प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ मास। चतुर्थ मास सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हृदय की प्रवृत्ति होती है। चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्तो भवति, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात् चेतना धातुः अभिव्यक्तो भवति। चतुर्थ मास में गर्भ सब अंग प्रत्यंग भी प्रव्यक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इसी माह में हृदय की उत्पत्ति होती है। गर्भ को स्थिरत्व जो है वो चतुर्थ मास से ही प्राप्त होता है। पंचम मास, पंचमे मनाः प्रतिबुद्धतरम भवति। आचार्य सुश्रुत ने मानसिक भाव से अभी पंचम मास से मानसिक भाव में भी स्टार्ट किया है बोलना। तो और आचार्य चरक ने पंचमे मासी गर्भस्य मांस शोणित उपचयो भवति। गर्भ का पांचवे मास से मन की प्रवृत्ति होती है, और 5वें मास से मांस और शोणित का उपचय होना भी स्टार्ट हो जाता है। षष्ठे बुद्धि, गर्भस्य बलवर्ण उपचयो भवति अधिकम अन्येभ्यो मासेभ्यो। षष्ठ मास में बुद्धि व्यक्त होती है, या और ये मास से ही गर्भ का बल, वर्ण और उपचय होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है,
5वें मास में मांस और शोणित का उपचय, और 6ठे मास में बलवर्ण उपचय। अभी सप्तम मास, सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त होती। 7वें मास में गर्भ में सब धातु और भाव से युक्त गर्भ उत्पन्न होता है। अष्टम मास, अष्टमे अस्थिरी भवती ओजः। अष्टम मास में ओज अस्थिर रहता है, कभी माता के शरीर में रहता है तो कभी गर्भ में रहता है। उसके लिए जब ओज स्त्री में रहता है तो तब गर्भधारणा नहीं होनी चाहिए, और जब ये ओज गर्भ में रहता है तो स्त्री को क्लीनता, क्लानता, म्लानता ऐसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और नवम मास से क्या होता है? नवम मास से अगर कौन सा भी अष्टम मास खत्म होने के बाद जो एक भी दिन कौन सा भी है तो वहां से कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अभी गर्भ अवयवों की उत्पत्ति, आचार्यों ने आचार्यों ने स्पेसिफिकली ये बताया है कि यकृत प्लीहा ये शोणित शोणित से उत्पन्न होते हैं। शोणित फेन प्रभवः फुफ्फुसः, शोणित किट्ट प्रभवः उंडुकः, कफ शोणित मांसानां सारो जिह्वा प्रजायते, रक्तमेद प्रसादात् वृक्कौ, मांस असृक मेद प्रसादात् वृषण, और शोणित और कफ प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति होती है। ये भी, इसमें भी कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ये भी आपको याद ही रखना पड़ता है। यकृत प्लीहा शोणित, शोणित फेन फुफ्फुस, फ से याद रख सकते हो। किट्ट उंडुक, और कफ शोणित और मांस का सार है जीवा। रक्त मेद प्रसाद वृक्क, मांस असृक मेद प्रसादात वृषण, शोणित कफ प्रसादात हृदय। शोणित से 3 है, याद रखो। शोणित फेन, शोणित किट्ट, शोणित कफ। शोणित फेन फ से फुफ्फुस है, वो तो करेक्ट हो गया। किट्ट उंडुक है, और कफ शोणित कफ प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति है। गर्भ का पोषण, गर्भ का पोषण माता जो खाती है उसे गर्भ का नाभि नाड़ी द्वारा उसका पोषण होता है। जो रस धातु उत्पन्न होता है उससे उपस्नेहन और उपस्वेदन न्याय से गर्भ का पोषण होता है। और गर्भ की नाभि माता के हृदय से जुड़ी हुई होती है, तो उसके लिए गर्भ का पोषण केदारी कुल्य न्याय से होता है। केदारी कुल्य न्याय पदार्थ विज्ञान में आपने देखा होगा, तो उससे केदारी कुल्य न्याय से ही गर्भ का पोषण होता है। अपरा गर्भ की नाभि नाड़ी और गर्भिणी का गर्भाशय, इनमें गर्भ के पोषण के लिए जो संचिति होती है उसे अपरा कहते हैं। अपरा अपरा यानी प्लासेंटा। गर्भ से गर्भाशय का मुख अवरुद्ध होता है, उसके लिए रजो दर्शन नहीं रहता है गर्भिणी में। गर्भिणी इसके लिए वो जो संचिति है वो प्लासेंटा के रूप से संचित हो जाती है। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद में जब फीटस आउट होता है तो उसके बाद में प्लासेंटा निकलता है। गर्भ का आसन और स्थिति, गर्भ जो माता के गर्भाशय में गर्भ जैसा रहता है, तो उसकी स्थिति आचार्यों ने बताई है। गर्भस्थु खलु मातुः ऊर्ध्वशीर, उसका संकुच अंगानी अंतकुक्ष। जो गर्भ है वो पूरा सिकुड़ के रहता है, पूरे अंगवय उसके सिकुड़ के रहते हैं, और उसका ऊर्ध्व शीर रहता है। ऐसी गर्भ का आसन और स्थिति आचार्यों ने बहुत ही अच्छे से पूरे पूरे डिटेल में सब वर्णन किया है। हमें ये पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया गर्भ विज्ञान। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लासेंटा के एबनॉर्मेलिटीज इसके बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।